हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउस ऑफ सॉल्यूशंस। और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है, और अभी हम ये क्लियर करने वाले हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जब भी हम कोई नया टेक्नोलॉजी पढ़ने चलते हैं तो उनके बारे में हमें जानना होता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। जब हम चूज करने चलते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट करना है तो रिएक्ट सीखें या फिर एंगुलर सीखें, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि रिएक्ट क्या है, एंगुलर क्या है। तो हमें ये देखा, हमने पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, व्यू लाइब्रेरी, और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो एक लाइब्रेरी है और एक फ्रेमवर्क है। तो दोनों में डिफरेंस समझने के लिए हमें इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि लाइब्रेरी क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम अपने आप ये समझ पाएंगे कि रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी काफ़ी और भी चीज़ें डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में, जो भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन उन दोनों के बीच में, एंगुलर और रिएक्ट के बीच में डिफरेंस समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंस पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोथ मतलब कि लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क क्या होता है। कोड है, एक रिटन कोड है जो कि दूसरे के द्वारा लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा गया है? किसी भी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आप चाहें लाइब्रेरी यूज कीजिए या फिर कोई फ्रेमवर्क यूज कीजिए, इन दोनों को यूज करके आप क्या करते हैं? कोई भी कॉमन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं, या फिर कोई आप कोड करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उन मतलब कि बोथ फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरी आर कोड रिटन बाय समवन एल्स। मतलब कि लाइब्रेरी भी किसी के द्वारा लिखा हुआ रहता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसी तरीके से फ्रेमवर्क भी एक बना बनाया आपका सेटअप है, बना बनाया कोड है, लिखा हुआ है। ठीक है, जिसे यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते हैं कहने का मतलब कि उसमें जो भी आप प्रॉब्लम होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको उसके हेल्प से। ठीक है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो की डिफरेंस है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के मतलब किसका कंट्रोल किसके पास होगा, ये मेन डिफरेंस है। अगर कह सकते हैं आप लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में, तो ये मेन डिफरेंस में आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये कोड है। ठीक है, तो कोड में जो कोड है, इसका इसका कंट्रोल लाइब्रेरी के पास थोड़ी देर के लिए जाता है। मान लीजिए हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरी किस लिए बनाया? कोई भी लाइब्रेरी हम इसलिए यूज करते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मान लीजिए हम अपना कोड कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई हम काम करना चाहते हैं, तो हम किसी लाइब्रेरी को अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो उस लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शनैलिटी होता है, उसको हमने एक्सेस किया। ठीक है, कॉल किया हमने उस लाइब्रेरी को, उसके अंदर फंक्शनैलिटी को एक्सेस किया, अपना कोड एग्जीक्यूट करा, हमारा काम खत्म हो गया। फिर लाइब्रेरी का काम खत्म, वहां से हमारा कोड का कंट्रोल कोड के पास है। पूरे एप्लीकेशन का कंट्रोल अब कोड के पास है। मतलब कि लाइब्रेरी वहां पर एक्सेस हुआ। ठीक है, उसके बाद अपना काम परफॉर्म किया, उसके बाद वो साइड हो गया। अब सारा का सारा कंट्रोल कोड के पास है। ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आप कोड से फ्रेमवर्क को कॉल नहीं करते, फ्रेमवर्क कोड को कॉल करता है। मतलब कि आप कोड कुछ भी कर रहे हैं तो आपको फ्रेमवर्क के जो गाइडलाइंस हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। सारा कंट्रोल फ्रेमवर्क के पास होगा। उसके अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो आप अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। मतलब कि आप कॉल नहीं करते फ्रेमवर्क को, फ्रेमवर्क कोड को कॉल करता है। चलिए इसको एक बार फिर अच्छे से समझते हैं कि लाइब्रेरी जो होता है, मान लीजिए हम कोई कोड लिख रहे हैं, हमें कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ मान लीजिए हमें स्लाइडर हमने लगाया। ठीक है, तो स्लाइडर लगाया तो हमें उसको स्लाइडर को यूज करने के लिए हमने क्या किया कि कोड नहीं लिखा, हमने एक जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी को एक्सेस किया। सपोज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी को हमने एक्सेस किया, उससे फंक्शनैलिटी को यूज करके अपने स्लाइडर वाले काम को, उससे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। हमारा वो कोड हो गया। अब आगे हम जैसे ही वो अब स्लाइडर वाला वर्क हो गया, उसके बाद लाइब्रेरी का काम खत्म। वो आया, केवल उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसी वर्क को परफॉर्म किया। उसके बाद हम हमारा जो कंट्रोल है अब कोड के पास है। अब लाइब्रेरी के पास नहीं। लाइब्रेरी का कंट्रोल कब था? जब उस स्लाइडर के पास उसके वर्क को करना था। उसके बाद नीचे आप कोड कर रहे हैं, कोड का कंट्रोल अब आपके पास है।
ठीक है, कोड के पास सारा कंट्रोल है कि अब क्या कोड लिखेंगे। आगे कोई और प्रॉब्लम आता है, चाहे कुछ भी होता है, तो आप दूसरा लाइब्रेरी या सेम लाइब्रेरी को एक्सेस करके फिर से दूसरा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि सारा कंट्रोल कोड के पास है, लाइब्रेरी के पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन सेम काम अगर हम फ्रेमवर्क में करते हैं तो सारा जो कंट्रोल होता है फ्रेमवर्क के पास होता है। आप कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो जिस फ्रेमवर्क में आप काम कर रहे हैं उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वहाँ पर सिंटेक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर आने लगेगा। ठीक है, मतलब कि आप उसको एक्सेस करके उस फंक्शनैलिटी को कॉल नहीं कर रहे हैं। अब फ्रेमवर्क आपके कोड को एग्जीक्यूट करा रहा है। आप जो भी कोड लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हमने कोई बाइंडिंग ही यूज कर रहे हैं, तो बाइंडिंग के सिंटेक्स में कुछ भी अगर जो भी फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है कि ये बाइंडिंग आपको इस तरीके से करना है, ये राउटिंग आपको इस तरीके से करना है, ये आपको डायरेक्टिव इस तरीके से करना है, तो उसके अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि सारा कंट्रोल अब आपके फ्रेमवर्क के पास है। ठीक है, ये इतना आपका क्लियर हुआ। तो अब हम आगे ये समझते हैं, अब आगे हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जब हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना आता है तो हम एक तो लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं या फिर आप फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस समझना है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि रिएक्ट को एज ए लाइब्रेरी एग्जांपल लेते हैं कि क्योंकि लाइब्रेरी है ही। फ्रेमवर्क को एज ए हम एंगुलर से रिलेट करके करते हैं। तब ये क्या होगा कि जो आपका पिक्चर होगा, आपके माइंड में जो सेटअप होगा वो क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से किस चीज़ को समझ रहे हैं। हम एक दूसरे को लाइब्रेरी को रिएक्ट से रिलेट करके समझेंगे और फ्रेमवर्क को एंगुलर से रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी होता है, जैसा कि जेक्वेरी लाइब्रेरी है, रिएक्ट लाइब्रेरी है, तो ये एक व्यू लाइब्रेरी होता है। मतलब कि रिएक्ट क्या है, एक व्यू लाइब्रेरी है। इस क्या करता है कि ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसके पास कंट्रोल नहीं होता। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वहाँ पर आपके प्रॉब्लम को, आपके वर्क को ये परफॉर्म करके फिर आपका कंट्रोल आपके कोड को दे देगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्क को ये करेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों ही, यहाँ पर मैं वेब एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि फ्रेमवर्क जो है एंगुलर और रिएक्ट जो लाइब्रेरी है, दोनों सिंगल पेज एप्लीकेशन ही डेवलप करते हैं। इसीलिए दोनों में कंपेयर करके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में। इसको अच्छे से हमें समझना है। तो अगर मान लीजिए फ्रेमवर्क की बात करें तो इसके पास कंप्लीट जो कंट्रोल होता है इसी के पास होता है, पूरे कंप्लीट एप्लीकेशन को बिल्ड करने का। ठीक है, अगर हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो जो रिएक्ट है, एक क्या है, व्यू लाइब्रेरी है, और एंगुलर क्या है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इन दोनों को हमने एक कंपेयर करने के लिए इसको ले लिया कि ये एक लाइब्रेरी है और एक फ्रेमवर्क है। इन दोनों के बीच में अच्छे से समझने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझिए कि जो लाइब्रेरी है, ठीक है, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, लाइब्रेरी का मेन काम होता है, जो मेन पर्पस होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और वो भी जो बेस्ट वे है उस तरीके से। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम एनिमेटेड कुछ भी बटन क्लिक पर चाहते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ एनिमेशन आए, कुछ तरीके इस तरीके से आए, तो उसके लिए कोई भी लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो वर्क जेक्वेरी की लाइब्रेरी से भी हो जाए, रिएक्ट की लाइब्रेरी से हो जाए। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप किसी के भी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा लाइब्रेरी उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब कि लाइब्रेरी का ये काम है कि आपके एप्लीकेशन को, एक प्रॉब्लम को, एप्लीकेशन के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और वो भी बेस्ट वे से, जो भी पॉसिबल बेस्ट वे उस तरीके से सॉल्व करना। बस इतना ही काम है इस लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी का काम इतना पास, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके बाद इसका जो कंट्रोल होता है फिर कोड के पास चला जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब आप फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो देखिए, फ्रेमवर्क जो होता है इसके पास सारा कंट्रोल किसके पास होता है, फ्रेमवर्क के पास होता है। इसके अगेंस्ट आप एप्लीकेशन में कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि सारा जो वर्क होता है एप्लीकेशन का, वो फ्रेमवर्क के गाइडलाइंस के अंदर ही करना होता है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि फ्रेमवर्क को आपने कॉल किया और वो आपके काम को परफॉर्म किया, फिर अपना हट गया, फिर दूसरा हम फ्रेमवर्क कॉल कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में वो चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए काम हम इस लाइब्रेरी के उस फंक्शनलिटी को एक्सेस किए, फिर दूसरा काम हम दूसरी लाइब्रेरी से कर सकते हैं, फिर सेम लाइब्रेरी को हमने कॉल कर लिया और उसके फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट करके फिर अपने कोड को कर रहे हैं। हम फ्री हैं, हमारा कोड एक तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन
वही एप्लीकेशन जब हम फ्रेमवर्क में डेवलप करने जाते हैं तो इंटायर एप्लीकेशन का जो कंट्रोल होता है वो फ्रेमवर्क के पास होता है। ये क्या करता है कि एक या ज़्यादा प्रॉब्लम को इफ़िशिएंट मैनर में सॉल्व करता है। जैसे कि अब एप्लीकेशन के अंदर आपका यूजर इंटरफेस होता है, मॉड्यूल होता है, डेटा होता है, डिपेंडेंसी, सर्विस, स्टेट, ठीक है? इन सारे चीज़ों का जो वर्क है डिपेंड करता है कि फ्रेमवर्क में किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि इसको आप कैसे यूज करेंगे। सर्विस को किस तरीके से आपको अपने एप्लीकेशन में किसी कंपोनेंट पर कहीं पर इंजेक्ट करना है, वो फ्रेमवर्क का डिसाइड किया हुआ है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं या फिर कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर करेंगे तो कैसे होगा। उसके अगेंस्ट आप कुछ करते हैं तो आपका एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होगा, सक्सेसफुल रन नहीं करेगा। और अगला जो हम डिफरेंस अगर समझ सकते हैं इस तरीके से कि जो लाइब्रेरी होता है एपीआई बेस्ड अप्रोच को सपोर्ट करता है। मतलब कि मान लीजिए आपके कोई कोड में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, उसके फंक्शन को एक्सेस करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फुल कंट्रोल कोड के पास चलाता है। किसी भी एप्लीकेशन में कोड का जो होता है एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस होता है। कोड में हम जो भी काम करते हैं उस तरीके से आपका एप्लीकेशन बिहेव करेगा, वो सारे कोड पर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कोड जो भी कर रहे हैं वहाँ पर आपका फुल कंट्रोल है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो एक तरीके से मैं एपीआई इस तरीके से बोल रहा हूँ कि किसी एपीआई को हम एक्सेस करते हैं, यूआरएल को हिट करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को एक्सेस हमने किया, उसके फंक्शनैलिटी को यूज किया, उसके बाद हम उस फंक्शनैलिटी को यूज करने के बाद हम आगे बढ़ गए, वहाँ से उस लाइब्रेरी का काम खत्म हो गया, वहाँ से उसका कंट्रोल खत्म। मतलब कुछ समय के लिए कंट्रोल जाता है लाइब्रेरी के पास जब तक कि वो वर्क परफॉर्म नहीं हो जाता, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो काम हो गया उसके बाद सारा कंट्रोल आपके कोड पर आ गया। लेकिन वहीं पर जब हम फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो फ्रेमवर्क में बहुत सारे लाइब्रेरी हो सकते हैं, एपीआई हो सकते हैं, मॉड्यूल हो सकते हैं, डिपेंडेंसीज, बाइंडिंग, कॉन्फ़िगरेशन, हर चीज़। मतलब कि लाइब्रेरी तो एक पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी हो गया, लेकिन अगर हम फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो फ्रेमवर्क के पास अपना सब बहुत सारा लाइब्रेरी, बहुत सारे एपीआई, मॉड्यूल्स, डिपेंडेंसीज, बाइंडिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे अपना होते हैं। जब भी आप कोड करने जाते हैं किसी तो आप फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी को यूज करेंगे, उसके एपीआई को यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज को यूज कर रहे हैं, तो इसके जो भी गाइडलाइंस हैं उसको आपको यूज करना होगा। मतलब कि आप कोड डायरेक्टली एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर रहा है, फ्रेमवर्क के थ्रू जाकर एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा है, क्योंकि अब फ्रेमवर्क के पास सारा कंट्रोल होता है। मतलब कि कोड जो है हाईली डिपेंडेंट होता है फ्रेमवर्क पर, और सारा कंट्रोल फ्रेमवर्क के पास होता है। जो भी चीज़ें आप इसके अंदर लिखे हुए हैं, उसके गाइडलाइंस, डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन, उसी को आप अपने कोड में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो रहा है कि लाइब्रेरी के पास कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करके और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क के पास सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज भी बहुत सारे होते हैं, एपीआई होते हैं, मॉड्यूल, कॉन्फ़िगरेशन, बाइंडिंग, हर चीज़ होता है फ्रेमवर्क के पास। मतलब ये क्लियर हुआ कि लाइब्रेरी के पास कुछ एक चीज़ होती हैं, जबकि फ्रेमवर्क के पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन के पूरे स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। उसको आप यूज करके अपने कोड को बिल्ड करते हैं और एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर देखिए जो और भी जो भी डिफरेंसेज होते हैं कि लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप के पास फ्रीडम होता है, आप कोई भी कोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही काम कर रहे हैं फिर दूसरा लाइब्रेरी नहीं ले सकते, जो कोड लिख रहे हैं इसके अगेंस्ट नहीं लिख सकते हैं। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि जिस पार्टिकुलर वर्क के लिए आपने लाइब्रेरी को एक्सेस किया वो वर्क आपका लाइब्रेरी करेगा। उसके बाद आपके पास फ्रीडम है, एक्सप्लिसिट कंट्रोल होता है। मतलब कि सारा कंट्रोल आपके पास है, फ्रीडम है। आपने जिस चीज़ के लिए लाइब्रेरी को कॉल किया वो आपका काम परफॉर्म हो गया, उसके बाद आप फ्री है, कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो लाइब्रेरी है एक तरीके से हेल्पर कोड की तरह यूज किया जाता है कि आपने उस कोड को यूज किया, ऐसे ऑप्शनल है। आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप अपने कोड को और भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेशन का कोड कैन डायरेक्टली कंट्रोल द एप्लीकेशन, जो कोड होता है डायरेक्टली कंट्रोल करता है, जबकि फ्रेमवर्क में कोड डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, फ्रेमवर्क एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर और लाइब्रेरी आपका लूजली कपल्ड होता है एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, और वहीं पर जब हम अगर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क में भी देखिए यहाँ पर सारा कंट्रोल जो होता है
फ्रेमवर्क के पास होता है ये हाईली कपल्ड होता है एप्लीकेशन के साथ, मतलब कि फ्रेमवर्क के अगेंस्ट आप कुछ भी काम करेंगे तो आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। फ्रेमवर्क ही सारा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, सारा प्लान इसी के पास होता है। ये वर्कफ्लो पर कंट्रोल रखता है, जो डिफाइंड क्राइटेरिया होता है उसी को यूज करके अपने एप्लीकेशन के वर्कफ्लो को आप कर सकते हैं। वर्सटाइल होता है ये, तो इसके पास बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं, बहुत सारे वर्क आप कर सकते हैं फ्रेमवर्क को यूज करके। उसके बाद आप मतलब कहने का पूरा निचोड़ ये निकलता है कि फ्रेमवर्क के पास बहुत सारा चीज़ होता है जिसको यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, ठीक है। जबकि लाइब्रेरी के पास कुछ एक चीज़ होता है। अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो अगर आपको मैं इस तरीके से बताऊं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर डिफाइन किया हुआ रहता है कि आपको इस ओडीसी में बैठना है, लंच करने जाना है तो आपको कैफेटेरिया में जाना होगा, वॉशरूम जाना होगा तो जेंट्स वॉशरूम में जा रहे हैं या लेडीज वॉशरूम में जा रहे हैं। इस तरीके से आप रिसेप्शन पर जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से आपको अपना आईडी कार्ड चेक कराना होगा, हर चीज़ डिफाइन है। अगर उसके अगेंस्ट आप काम करेंगे तो कंपनी के रूल्स को आप तोड़ रहे हैं, वहाँ पर आपके दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप खुद वही एम्प्लॉय अगर अपने घर पर रहता है तो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अभी उसको कुछ फैन की जरूरत है तो उसने स्विच ऑन किया और फैन चलाया, फिर फैन बंद कर दिया, फिर उसके बाद फिर अपना कंट्रोल उसके पास है, अब खुद कुछ भी कर सकता है। उसको मान लीजिए कुछ चीज़ें गर्म करना है तो अपने तुरंत एवन को लाया और गर्म किया, एवन को बंद कर दिया। तो फिर उसके मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर का बाउंडेशन नहीं है कि हम उसके रूल्स और रेगुलेशन को हैंडल करें, हम अपने ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। वही ये हो गया लाइब्रेरी। और जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप एक एक तरीके से फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप इस चीज़ से रिलेट करके इस कंसेप्ट को पिक्चराइज कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं अपने माइंड में, कि जब आपसे कोई पूछे तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखिए हम जब भी लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कम लर्न करना होता है। वहाँ पर डायरेक्टली आप उस फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं कि इस लाइब्रेरी में ये चीज़ें हैं, उसको कॉल किया आपने, उसने फंक्शन को कॉल किया आपने, ठीक है, और उसको यूज करके अपने फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर लिया। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिएक्ट बहुत ही ईजी है, ईजी टू लर्न है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना नहीं पड़ता, गाइडलाइंस नहीं समझना होता। वहीं पर जब फ्रेमवर्क की बात होती है तो फ्रेमवर्क में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है, रूल्स रेगुलेशंस की, कहाँ पर हमें डायरेक्टिव यूज करना है, टेम्पलेट पर यूज होगा, या फिर बाइंडिंग यूज करना हो तो कौन कौन से बाइंडिंग है, कौन से अप्रोच के लिए कौन सा बाइंडिंग यूज करें, कौन सा सूटेबल बैठेगा, सर्विस को हम कहाँ पर इंजेक्ट करें, हर चीज़ आपकी उस फ्रेमवर्क के गाइडलाइंस को समझना होगा। आप मतलब कि आपके पास लाइब्रेरी में फ्रीडम है, मोर फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जबकि फ्रेमवर्क में आपके पास लिमिटेड फ्रीडम है, आप फ्रेमवर्क के अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते। तो लाइब्रेरी में वर्क फ्लो इज हाईली फ्लेक्सिबल होता है, जबकि स्ट्रिक्ट होता है फ्रेमवर्क में, ठीक है। और लाइब्रेरी क्या करता है कि फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है और इंटीग्रेट करना, खुद को इंटीग्रेट करने के लिए भी कोड के साथ, जबकि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो फ्रेमवर्क के द्वारा ड्रिवन किया जाता है, इसलिए हमें उसके गाइडलाइंस को समझना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इस चीज़ को और भी अच्छे से समझेंगे तो ये चीज़ निकल के आता है कि लाइब्रेरी एक तरीके से टूल होता है, मतलब उसके पास कुछ चीज़ें होगा, एक टूल हो गया। जबकि जो फ्रेमवर्क होता है एक तरीके से पूरा का पूरा टूल बॉक्स है, उसके पास सारे टूल हैं, ठीक है। आपको उस टूल को यूज करके अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना है। लाइब्रेरी क्या है, उसके पास कुछ एक टूल है या एक टूल है, उसी को आप यूज करेंगे। एक चीज़ के लिए आपने एक लाइब्रेरी बना लिया, ठीक है, और उस लाइब्रेरी को आपने यूज करके अपने एप्लीकेशन में अपने उस प्रॉब्लम को परफॉर्म कर लिया या प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। जबकि जो फ्रेमवर्क होते हैं उसमें बहुत सारे लाइब्रेरी भी होते हैं, मतलब कि बहुत सारे उसके पास टूल हैं, जिसको जिसको यूज करना है आप यूज करते जाइए, उसके अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें डिफरेंसेज होते हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में। तो इससे से आपको बहुत आसानी हो गया होगा, एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, किसके पास कितना कंट्रोल होता है, किसके पास कितना कंट्रोल होता है। तो इसके बाद अगर हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज करना चाहिए अपने को अपग्रेड करने के लिए, या फिर किसी एप्लीकेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन सही है, इस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेज और भी हमें कवर करने हैं कि दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेज है, वो हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे कि रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो अगर आप अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखे हैं तो आपको वो वीडियो समझने में आसानी होगा, क्योंकि आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो चुका है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है।
रिएक्ट लाइब्रेरी है और एंगुलर फ्रेमवर्क है। तो हम उन दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे, तो आपका ये कंसेप्ट वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि ऑनलाइन क्लास होता है। घर बैठे आप कहीं से भी लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो कि कॉर्पोरेट लेवल का होता है। रिएक्ट जेएस का भी हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, जिसमें कि रिएक्ट जेएस का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। उसके बाद इसमें लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके जैसा ही एंगुलर का भी क्लास चलता है हमारा, जिसमें कि हम पूरा एंगुलर कवर करते हैं। उसके साथ ही हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो कोर्सेज हैं जिसका हम ट्रेनिंग देते हैं कॉर्पोरेट लेवल का, जैसे कि मोंगोडीबी हुआ, फिर मेन डेवलपर का हुआ, जो मीन जो होता है उसका पूरा कंसेप्ट हम डिलीवर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे एज्योर हुआ। तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स हम पढ़ाते हैं। और जो स्क्रीन पर अभी आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल करके अभी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस कोर्स का कमिंग बैच कब है। अभी इंक्वायरी कीजिए और अपने कैरियर को ऊंची उड़ान तक लेकर जाइए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉर्पोरेट लेवल की नॉलेज रखना चाहते हैं तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए।